राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिनके परिवार का भारत की राजनीति में सबसे सुनहरा इतिहास है। वो राहुल गांधी जिनके परदादा आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और आज के भारतीयों के सपनों के भारत के प्रमुख आर्किटेक्ट थे। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm, as by law established. वो राहुल गांधी जिनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की सबसे बहादुर महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर कोई दुस्साहस न करने की चेतावनी दे डाली थी। उस सभा में इंदिरा गांधी ने अमेरिका और चीन का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमें धमकाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो राहुल गांधी जिनकी मां सोनिया गांधी एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेता हैं, जिन्होंने 2004 और 2009 में 2 बार प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर। वो राहुल गांधी जिन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूके की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो राहुल गांधी जिन्हें अपने परिवार की इतनी बड़ी विरासत को लेकर आगे चलना था, उन्हें पप्पू बना दिया गया। उन्हें ऐसा दिखाया गया मानो वो किसी काम के नहीं है। इवन ओपोजिशन भी उन्हें एक बड़ा नेता मानने से इनकार करने लगा। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has trained her guns on the Congress, calling Rahul Gandhi TRP hero of the Narendra Modi government. कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। लेकिन आज वही राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। तो चलिए आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया। बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। एक सिक्का चांदी का, पूरा देश गांधी का। हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये देश डर जाएगा, इस देश का फायदा नहीं होगा। अगर नफरत फैल जाएगी, इस देश का फायदा नहीं होगा। तो कहानी शुरू होती है 1965 से। इस समय राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में पढ़ रहे थे और यहीं एक लड़की सोनिया माइनो भी इंग्लिश की कोर्स कर रही थी। दोनों की पहली मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ वहां थे और सोनिया अपने एक दोस्त के साथ वहां आई हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ा और दोनों ने 1968 में शादी कर ली। 1970 में इन दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। 1981-82 में जब राहुल गांधी 11-12 साल के हो गए तो उन्हें पहली बार स्कूल भेजा गया, द डून स्कूल देहरादून, जो उस समय देश के सबसे महंगे स्कूलों में से एक था। यहाँ पर राहुल गांधी कुछ समय तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि 1984 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राहुल गांधी को टीचर्स घर पर ही पढ़ाने आने लगते हैं, क्योंकि उस समय नेहरू गांधी परिवार के लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी कुछ समय के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी गए, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ट्रांसफर ले लिया और 1994 में राहुल गांधी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और रॉलिंस कॉलेज से इंटरनेशनल रिलेशंस और डेवलपमेंट स्टडीज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसी बीच 1991 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। राहुल गांधी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अमेरिका से वापस आते हैं और अब राहुल गांधी की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 6 साल के अंदर ही उनके परिवार के 2 सदस्यों, उनकी दादी और उनके पिता की हत्या हो चुकी थी। ऐसे में राहुल गांधी अपना नाम बदलकर राहुल बिंसी कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां से 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की डिग्री हासिल करते हैं। अब राहुल गांधी शुरुआत में पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी लंदन में ही एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के साथ काम करने लग जाते हैं और 2002 में जब वो भारत वापस आए तो मुंबई में एक आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा बैंक ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। अब राहुल गांधी तो कंपनी चला रहे थे और बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल पॉलिटिक्स में आए और अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएं। इस तरह राहुल गांधी 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं और अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ते हैं और यूपी में कई जगह पर रैलियां करते हैं
जिसमें वो कहते हैं कि देश में किसी भी आधार पर वो बंटवारा नहीं होने देंगे, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या जात के नाम पर। ये गलत है। What is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines, is absolutely wrong. We believe in this passionately, and whether it's my sister or it's me, we will fight for this. No questions asked, all the way. अब जब राहुल गांधी इस तरह इंटरव्यू देते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोग इनकी बातों से इम्प्रेस होने लग जाते हैं और नतीजा इलेक्शन में उन्हें 3,90,000 वोट मिलते हैं और अपने विरोधी को 3,70,000 वोटों से हरा देते हैं। ये राहुल गांधी का पहला इलेक्शन था और पहले ही इलेक्शन में वो चुन करके संसद पहुंच चुके थे। कांग्रेस की सरकार बन रही थी और सोनिया गांधी पीएम बनने वाली थी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी इसके खिलाफ थे। उनको डर था कि पहले ही उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हो चुकी है और कहीं वही घटना उनकी मां के साथ भी ना हो जाए। राहुल गांधी ने सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। राहुल नहीं चाहते थे कि उनकी मां की भी पिता राजीव गांधी की तरह हत्या हो जाए। राहुल गांधी के विरोध के बाद मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. इसके बाद 5 साल तक राहुल गांधी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करते रहते हैं और 2009 के इलेक्शन में एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ते हैं और पिछली बार से ज्यादा 4,91,000 वोट लेकर जीत जाते हैं। एक बार फिर से मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। Dr. Singh is the first Prime Minister of India elected for a second consecutive term. यहाँ तक राहुल गांधी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, हर कोई उन्हें अच्छा बता रहा। 2007 में वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी बन गए थे और अपने परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे थे और बहुत लोग ये भी मानने लगे थे कि 2014 में अगर कांग्रेस इलेक्शन जीती तो राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन 2014 में उदय होता है नरेंद्र मोदी का। जब हम पार्टी का नामांकन अपने यही राहुल गांधी के करियर को ग्रहण लग जाता है और उनकी कुंडली में राहु, केतु, शनि सब मंडराने लगते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी एक नई सोच, नए विजन के साथ आए थे। उन्होंने कई ऐसे वादे किए जो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही थी, जैसे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाना, भारत के एक एक गरीब आदमी को 15-15 लाख रुपए देना। भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव बनाना। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। बुलेट ट्रेन का वादा, पेट्रोल को 30 रुपए में करने का वादा, कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है। एक तरफ तो ये वादे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी कुछ लुभावने नारे भी लेकर आई थी, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। भैया सुना है कि इस बार गांव शहर में सबके दिन फिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये स्लोगन लोगों का ध्यान अपनी तरफ तो खींच ही रहे थे, पर बीजेपी इससे आगे बढ़कर कुछ ऐड भी लेकर आई थी, जैसे ये वाला यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। और ये वाला महंगाई पर। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। और ये वाला माफिया राज पर। गुंडागर्दी और बेशर्मी की हद हो गई। रेत की कालाबाजारी करने वालों को टोका तो तहसीलदार की गाड़ी फूंक दी, पेट्रोल की मिलावट करने वाले को रोका तो जिला कलेक्टर को जिंदा जला दिया गया। शासन के नाम पे खुलेआम माफिया राज चलता है यहाँ। और ये वाला महिलाओं की सुरक्षा पर। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। और ये वाला किसान पर। बहुत जल्द मिलेगा फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। और ये वाला बिजली पर। अब बहुत हो गया, बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। और ये वाला स्कूल पर। मेरा सपना इसे डॉक्टर खिलाने का नहीं, सच में एक दिन डॉक्टर बनाने का है। और ये सपना सच होगा।
क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। सच ऐसे दर्जनों वीडियोस, नारों और वादों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए पूरे देश में लहर पैदा कर दी थी। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में खुद को चाय वाला और राहुल गांधी को शहजादा कहते, जो सोने और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है और पूरे इलेक्शन को एक शहजादा वर्सेस एक आम चाय वाला बनाने की कोशिश करते हैं। शहजादे, भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। मैं चाय वाला हूँ, इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती हैं। वो शाहजादे बोल रहे हैं, शाहजादे आए थे। शाहजादे यहाँ आए थे और जिस शहजादे की 10 साल सेवा की, जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको गरीबी क्या होती है पता कैसे। और 2014 के इलेक्शन को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। वो कांग्रेस जिसकी 2009 में 206 सीटें थी, वो 2014 में सिर्फ 46 सीटों पर सिमट कर रह गई। एनडीए को 303 से भी बहुत ज्यादा सीटें अभी मिल रही हैं, कई सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और कांग्रेस 45 सीटों पर सिमट गई है। राजनीति और अब देश में ओपोजिशन नाम की चीज ना के बराबर थी, तो मीडिया पर भी दबाव बढ़ता है और मीडिया मोदी मोदी करने लग जाता है। इस मीडिया ने मोदी को सुपर ह्यूमन बना दिया, लेकिन बीजेपी को पता था कि ये मोदी मोदी का नारा ज्यादा दिन काम नहीं करने वाला, तो बीजेपी राहुल गांधी को डिफेम करने लग जाती है। पहले उन्हें शहजादा शहजादा कहकर बुलाया जाता है ताकि लोगों को लगे कि एक शहजादा गरीब लोगों का दर्द क्या समझेगा। और फिर आया साल 2016 का, भारत में इंटरनेट क्रांति हुई, इंटरनेट सस्ता हुआ, लोगों के पास स्मार्टफोन आया और लोगों की सोशल मीडिया न्यूज तक पहुंच बढ़ गई। अब सोशल मीडिया के थ्रू बीजेपी राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करती है, क्योंकि बीजेपी को पता था कि फ्यूचर में उनकी सरकार को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी के कैरेक्टर असैसिनेशन का एक और मोटिव था। वो मोटिव ये था कि मोदी के सामने खड़ा होने वाला कोई ना हो। और इसी संदर्भ में आपने मीडिया में एक सवाल भी सुना होगा, इफ नॉट मोदी देन हु? Modi versus who? Modi versus who? But Modi versus who? Simply saying who? You tell me seriously, who? इस सवाल का जवाब कोई दे ना सके, इसलिए राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन जरूरी था। और राहुल गांधी के कुछ ऐसे मीम्स वायरल किए जा रहे थे, वो बयान जो राहुल गांधी ने कभी दिया ही नहीं था, वो किसी और को कोट कर रहे थे, तो उस क्लिप को काट कर वायरल कर दिया जाता था। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो राहुल गांधी जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, उन्हें पप्पू बताया जाता था। वो राहुल गांधी जिन्होंने कोरोना वायरस के खतरे की चेतावनी फरवरी 2020 में दी थी। I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. So the Indian economy is going to be devastated. You have no idea painful thing this country has suffered, and it's coming. It's like a tsunami is coming, right? और सरकार ने कदम उठाए मार्च में, उसके बाद भी राहुल गांधी को ट्यूबलाइट बोला गया। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। वो राहुल गांधी जिन्होंने नोटबंदी के समय पर बोला था कि ये अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा, उस राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया गया। अरे मूर्खों के सरदार। वो राहुल गांधी जिन्होंने 2009 में अपनी मां को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उस राहुल गांधी पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी और मीडिया के इस खेल में राहुल गांधी उलझ गए और इसका असर 2019 के इलेक्शन में भी दिखा, जहां कांग्रेस तो हारी ही, राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए, जो कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ से राहुल गांधी खुद 3 चुनाव जीत चुके थे, 2004, 2009 और 2014, लेकिन 2019, इसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी का ग्राफ गिरता ही रहा। मीडिया ने भी उन्हें अटेंशन देना बंद कर दिया और राहुल गांधी भारत की राजनीति से लगभग बाहर हो गए। अब आया साल 2022 का और राहुल गांधी मीडिया और बीजेपी का खेल समझ चुके थे और जान चुके थे कि अब वो मीडिया के भरोसे देश में राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो अब वो ऐलान करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और ये यात्रा राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए संजीवनी साबित हुई। I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. My people, I can share in their suffering a little bit. That was the idea. I find that to be a very powerful experience. When you are walking on the road and you're speaking to your people after having some
पहले तो इस यात्रा को सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लोगों को लगता था कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है लोग इससे जुड़ने लग जाते हैं। राहुल गांधी इस दौरान लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। कभी वो भारी बारिश में भाषण देते हुए नजर आते हैं, तो कभी माँ सोनिया गांधी के जूतों की लेस बांधते हुए नजर आते हैं, तो कभी बच्चों को कांधे पर बिठाए नजर आते हैं, तो कभी इन्हीं बच्चों के साथ भागते हुए नजर आते हैं, तो कभी यात्रा को रोककर फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने लग जाते हैं, तो कभी देश के सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में से एक रघुराम राजन के साथ बातचीत करते नजर आते हैं, तो कहीं एक्ट्रेस काम्या पंजाबी के साथ चलते हुए नजर आते हैं। ये वही राहुल गांधी थे जिनके बारे में लोग बात करना बेकार समझते थे। अब उनके ट्राउजर की बात होने लगी थी, उनके टी शर्ट पर बात होने लगी थी, उनके फिटनेस पर बात होने लगी थी, राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी की चर्चा होने लगी थी। और फाइनली 30 जनवरी 2023 को राहुल गांधी ने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी और भावुक कर देने वाली स्पीच दी। इस यात्रा ने राहुल गांधी को पूरी तरह से बदल दिया था। प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है, और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। उनसे उन्हीं के बारे में एक बार सवाल किया गया तो उन्होंने एक फिलोसफर की तरह जवाब दिया, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। ये स्पीच कोई मामूली स्पीच नहीं थी। इसके बाद हर कोई मानने लगा था कि राहुल गांधी अब पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इन 2029। राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में आक्रामक अंदाज में आते हैं। वो इस इलेक्शन को संविधान को बचाने की लड़ाई में बदल देते हैं। वो अंबानी, अडानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी पर सीधे हमले करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस 99 सीट जीत जाती है, जो 2014 और 2019 के मुकाबले में लगभग दोगुनी थी। यही नहीं, राहुल गांधी 2 सीट रायबरेली और वायनाड से लड़े और दोनों पर जीत दर्ज की। साथ ही 2019 में अमेठी की हार का बदला भी लिया। इस बार राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा और अपने ड्राइवर को उतार दिया। उनके ड्राइवर ने ये सीट जीत ली और राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का घमंड और करियर दोनों खत्म कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी जब संसद पहुंचे और बोलना शुरू किया तो उन्हें रोकने के लिए पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी खड़ी हो गई। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय। ये वो लम्हा था जिसने बता दिया था the genius politician Rahul Gandhi has bounced back and could be the next Prime Minister of India.